एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, तो आज फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा कल हमने पढ़ लिया था। क्या है मतलब लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि, हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, वो कैसे क्या है, किसे लिपि कहते हैं, वो हमने कल पढ़ लिया था। उसका थोड़ा सा विकास भी पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा की, एक मिनट फ्रेंड्स, अब देखिए, हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि के रूप में विकास यात्रा। ठीक है, हम सभी के लिए ये जानना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हमारे चैनल पर कंप्लीट हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, यूपीपी और 6 to 12 ग्रेजुएशन के बच्चे, सभी के लिए A to Z जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण आती है उन सभी के लिए हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो जो भी हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये जानना भी जरूरी है। जिस हिंदी को हम अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकृत किए हैं, तो उसका विकास कैसे क्या हुआ, वो स्वीकार कैसे किया, कब किया गया, ये भी जानना बहुत ही, कितनी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा इसके बारे में जानना भी आवश्यक है। तो सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। छोटी सी ही वीडियो होगी, तो अंत तक देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके और हमारे इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य सहयोग कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, जल्दी से हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आई होप आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, क्या होती है देवनागरी लिपि का विकास, कैसे क्या हुआ। देखिए, देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फ्रेंड्स, जो हिंदी भाषा सभी को पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए मिली है, एक दूसरे के सामने अपने विचारों, भावों को व्यक्त करने के लिए जिसका यूज हम करते हैं, तो उसको, इसकी लिपि, इसको लिखने का तरीका कैसे क्या आया है, देखिए तो कितना बहुत ही मुश्किल से ये जो आज हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो हिंदी आज हमारे सामने है। तो देखिए, क्या है कि अंग्रेजों की भाषा नीति फारसी की ओर अधिक झुकी हुई थी। तो अंग्रेजों की क्या थी भाषा नीति, वो फारसी की तरफ झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, अंग्रेज चाहते थे, वो तो वैसे भी जो भी इतिहास पढ़ते हैं या तैयारी करते हैं, सभी को पता ही है कि हमारे देश में रहते थे, हमारा देश उपनिवेश था, उनके अनुसार हमें चलना पड़ता था, उन्हीं के बनाए नियम कानूनों के अनुसार। तो इसमें भी क्या था, इस भाषा के संबंध में भी अंग्रेजों ने मतलब कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की भाषा नीति फारसी की ओर झुकी हुई थी, इसीलिए उन्होंने हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया। ठीक है, षड्यंत्र जानते ही होंगे आप, मतलब एक तरीके से रचा, कुछ ऐसा षड्यंत्र ढोंग रचा जिससे वो फारसी लिपि में लिखी जा सकी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, क्या होता है इसके बारे में और भी थोड़ा, किन किन विचारकों ने या हिंदी के जो लेखक हैं या और भी जो भी हमारे देश को आजाद कराने में जिन्होंने सहयोग दिया, ऐसे लोगों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग दिया इस चीज में भी, पर वहां इन सभी के नाम हमने इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हिंदी गद्य के लेखक भी हैं, तो देखिए इन्होंने क्या बोला इसके बारे में। तो भारतेंदु हरीश जी ने नागरी आंदोलन को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की और वे इसके प्रतीक और नेता माने जाने लगे। जैसे ही हमारे देश को आजाद कराने में विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, वैसे ही इसमें भी इसी प्रकार से आंदोलन हुए होंगे। तो क्या हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नागरी आंदोलन को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की और क्या किया, इसके प्रतीक और नेता माने जाने लगे। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो उन्होंने क्या किया, 1882 में शिक्षा आयोग जो एजुकेशन विषय के छात्र होंगे वो जानते हैं, शिक्षा आयोग बना था 1882 में। उन्होंने अपने अपने शिक्षा से संबंध में, मतलब किस प्रकार की शिक्षा किस स्तर पर कैसे क्या होना चाहिए, उसके सुझाव दिए थे फ्रेंड्स। तो देखिए क्या हुआ, शिक्षा आयोग में
1882 में शिक्षा आयोग के प्रश्न पत्र का जवाब देते हुए कहा, किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कि सभी सभ्य देश की अदालत में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग होता है। यही देश ऐसा है जहां न तो अदालती भाषा शासकों की मातृभाषा है और ना ही प्रजा की। यहाँ पे फ्रेंड्स प्रजा की है, ठीक है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा। वैसे तो किसी परीक्षा में ये इतना डिटेल इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हमें इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये हमें इतनी आसानी से इजीली मिल सकी है सभी के लिए, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या कहा गया कि देवनागरी अथवा फारसी में लिखे जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी। तो स्पष्ट है कि हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि के मामले में इस समय तक द्वैत या विवाद की स्थिति बनी हुई थी। तो क्या था, मतलब हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाएगी, फारसी में या देवनागरी में? तो इसमें क्या था, विवाद था, ठीक है। दो तरीके के विचार थे। तो क्या था, संविधान फिर पहली बार कैसे हिंदी भाषा को राजभाषा स्वीकार किया गया और देवनागरी लिपि इसकी लिपि मानी गई। तो ये जानते हैं हम। देखिए आगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में हम देखते हैं हमारी देवनागरी लिपि कब से स्वीकार की गई। तो देखिए संविधान सभा में भाषा संबंधी विधेयक पारित हुआ। कब? विधेयक कब पारित? विधेयक क्या होता है? अब विधेयक नागरिक शास्त्र के जो छात्र होते हैं सिविक्स के, उनको पता होता है क्या होता है विधेयक। मतलब एक तरीके का लेखा जोखा विचार विमर्श करके अपने वो प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, संविधान सभा में उसको, मतलब दोनों पक्ष में लोकसभा और विधानसभा दोनों में क्या होता है, उसको स्वीकृत करके फिर उसको पारित किया जाता है, मतलब वो माना जाता है। तो फिर क्या किया गया, संविधान सभा में भाषा संबंधी विधेयक पारित किया गया। मतलब ये होना चाहिए हिंदी भाषा में, और ये लिपि होनी चाहिए क्या, देवनागरी। तो वो विधेयक मतलब अपनी एक तरीके से विधेयक बात रखना, ठीक है, अपने विचार रखे गए किसके सामने, संविधान सभा के सामने, ऐसे समझिए। तो वो कब रखे गए, 14 सितंबर 1949 को, जब संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भाषा संबंधी विधेयक पारित किया, तब जाकर लिपि के मामले में विद्यमान द्वैत या विवाद अंतिम रूप से समाप्त हुआ। ठीक है, विभिन्न आंदोलन भी हुए, उनमें भी समाप्त नहीं हुआ। हुआ क्या, 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में भाषा संबंधी विधेयक पारित किया गया, तब क्या हुआ कि लिपि के मामले में विद्यमान द्वैत विवाद जानते ही होंगे, मतलब कि कन्फर्म ही नहीं होना हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होगी, विवाद सभी जानते हैं, इतनी छोटी सी चीज। तो वो विवाद फिर समाप्त हो गया। फिर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 343 एक में, अनुच्छेद 343 एक में क्या होता है, स्पष्ट घोषणा की गई कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो कहीं पे अगर आपको मिलता है कि किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि स्वीकार किया गया, तो अनुच्छेद 343 वन में स्पष्ट घोषणा कर दी गई क्या, कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। तो ये था हिंदी भाषा की हमारी लिपि, उसके बारे में सभी के लिए जानना आवश्यक है फ्रेंड्स। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो, ताकि सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि हमारे इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग मिले और हमें और अधिक मोटिवेशन मिले। नहीं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके समक्ष लेके आते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आपने लाइक कर लिया होगा, चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब। अब इससे संबंधित कुछ हम ऑब्जेक्टिव कल के वीडियो में लेके आएंगे आपके समक्ष, जैसे कि सभी टॉपिक के लेके आते हैं। वैसे आज के लिए इतना, इसके बारे में बहुत ज्यादा लंबी
वीडियो नहीं होगी और ना ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लास होनी है। सिर्फ़ 2 क्लास में हिंदी की लिपि के बारे में हमने जान लिया और कुछ इसके बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।